अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज रिपल टैंक के हवाले से हम वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ने में से सबसे पहली हमारे पास रिफ्लेक्शन है। तो आप ज़रा ये एक छोटी सी वीडियो चेक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। कल हमने रिपल टैंक के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे वाटर वेव्स उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर वेव्स के रास्ते में कोई रुकावट रख दी जाए तो वेव्स का उससे टकरा के वापस आना, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने एक रुकावट रख दी। अब आप देख रहे होंगे कि वेव्स टकरा के वापस आ रही हैं। हम इस काम को इस तरह से भी चेक कर सकते हैं रिफ्लेक्शन को, कि अभी हमने मोटर को ऑफ कर दिया और पानी स्टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे कोई वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो रही। जो ही मैं इसे टच करता हूँ, आप ज़रा नीचे गौर करेंगे कि वेव्स जाएंगी और जाके टकरा के वापस आएंगी। यानी हमने टच किया, वेव्स टकराई और टकरा के वापस आना शुरू हो गई। तो ये वाला फिनोमेना जिसमें वेव्स एक कोने से ट्रैवल करके दूसरे कोने तक जाएं, किसी रुकावट से टकरा के वापस आ जाएं, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स। जी बेटा, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे थे कि वेव्स जब एक एंड से प्रोड्यूस होती हैं, रास्ते में कोई रुकावट आए तो टकरा के वापस आती हैं। वापस बेटा किस एंगल पे आएंगी? जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये जो डार्क लाइंस हैं ये वेव्स हैं और ये इस तरफ को आ रही हैं। अब यहाँ पे अगर जहाँ पे आके वेव्स स्ट्राइक कर रही हैं, यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रा कर लें। नॉर्मल मतलब अमूद परपेंडिकुलर 90 के ज़ाविये पे बना लें। तो वेव्स और इस नॉर्मल के जो दरमियान बनने वाला एंगल है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब इस रुकावट से टकराने के बाद ये वेव्स बेंट होके दूसरी तरफ मुड़ेंगी तो इनके मुड़ने का एंगल क्या होगा? सेम वही एंगल होगा जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा था। जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की होगी। तो यही है हमारे पास रिफ्लेक्शन के व्हेन वेव मूविंग इन वन मीडियम fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that angle of incidence is equals to the angle of रिफ्लेक्शन। यानी वेव्स टकराने के बाद इस एंगल पे मुड़ेंगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी हमारे पास रिफ्रैक्शन के बारे में है। तो रिफ्रैक्शन के बारे में जानने के लिए आप मज़ीद एक छोटी सी वीडियो देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम। रिपल टैंक के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ये वाटर वेव्स प्रोड्यूस और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। आज उसी के हवाले से एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स से मुराद है कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हों तो वो अपने असल रास्ते से थोड़ा सा बेंड होती हैं, असल रास्ते से हट जाती हैं। अब पानी के अंदर हम दो मीडियम्स तो क्रिएट नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ डालें वो मिक्सअप हो जाएगी। तो पानी के अंदर हम दूसरा मीडियम बनाने के लिए यूँ करते हैं कि एक शीशे का छोटी सी प्लेट ली और उसको पानी के अंदर डिप कर दिया। अब यकीनी सी बात है, जहाँ पे हमने इस प्लेट को डिप कर दिया वहाँ पे पानी की गहराई कम हो गई, उससे पीछे पानी की गहराई ज़्यादा है। तो पहले वेव्स जो सीधे ट्रैक पे सफ़र कर रही थी, अब आप देख रहे होंगे वो यहाँ से आके थोड़ा सा बेंट होना शुरू हो गई। तो ये वाला अमल जिसमें वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अपने रास्ते से बेंट हो जाएं, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। थैंक यू। जी बेटा, तो रिफ्रैक्शन में आपने क्या देखा कि जब वेव अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंट होती हैं। बेंट कब होती हैं? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हों। अब यकीनी सी बात है, पानी के अंदर रिपल टैंक में हम दो मीडियम्स तो नहीं क्रिएट कर सकते। तो हम दो मीडियम कैसे क्रिएट करते हैं? एक जगह पे पानी ज़्यादा गहरा होगा, एक जगह पे कम गहरा। कम गहरा कहाँ पे होगा? जहाँ पे हम शीशे का एक ब्लॉक टुकड़ा रख देंगे तो वहाँ पे वाटर जो है वो थोड़ा सा कम गहरा हो जाएगा। तो गहरे से कम गहरे पानी की तरफ आते हुए वेव्स अपने रास्ते से बेंट हो जाएंगी। तो ये वाला अमल जिसमें वेव्स आते आते अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंट हो जाएं, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। क्या होगा? एंगल ऑफ डायरेक्शन इनका चेंज हो जाएगा। अब बेटा इसके हवाले से ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से वेव्स चल रही हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट ए पे ये वाइब्रेटर तक तीसी लगी हुई। ये जब वाइब्रेट कर रही है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वेवलेंथ, वेव्स की लंबाई जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। जो ही ये शैलोअर वाटर में यानी कम गहरे पानी में दाखिल होंगी तो इनकी वेवलेंथ
कम होना शुरू हो जाएगी। अलबत्ता फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वाइब्रेशंस पर सेकंड। जिस स्पीड से ये वाइब्रेटर मूव करेगा उसी स्पीड से ये वेव्स जो हैं वो हरकत करती जाएंगी, यहाँ पे भी और इस एरिया में भी। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी और v बराबर होता है एफ लैम्डा। जब वेवलेंथ कम होगी तो अल्टीमेट सी बात है वेलोसिटी भी इनकी कम हो जाएगी। तो ये MCQs वगैरह के हवाले से ज़हन में रखिएगा कि डीप टू शैलोअर वाटर फ्रीक्वेंसी नो चेंज, wavelength decrease and speed is also decrease। बेटा थर्ड पॉइंट है रिफ्रैक्शन। इसके लिए भी आप एक छोटी सी वीडियो पे गौर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। रिपल टैंक के बारे में हम पढ़ चुके और हम लोगों ने पढ़ा कि इसका बुनियादी काम क्या है, वाटर वेव्स प्रोड्यूस करना। आज उसी के हवाले से हम एक नई कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है वेव्स का रुकावटों किनारों के गिर्द मुड़ जाने का अमल। अभी आप देख रहे होंगे कि वेव्स बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं, सीधे रास्ते में सफ़र कर रही हैं। अगर इनके रास्ते में हम कोई रुकावट रख देते हैं यूँ करके, ये हमने दो रुकावटें रख दी, अब वेव्स यहाँ पे आके रुक गई, लेकिन ये जो रुकावटों के दरमियान में पाथ है, अब जब वेव्स यहाँ से गुजरी तो ये वेव्स के साथ ही ऐसे फैलना शुरू हो गई। तो ये रुकावटों के गिर्द जो मुड़ जाने का, फैल जाने का अमल है, इसको हम कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। थैंक यू जी बेटा, तो डिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि वेव्स अपनी रुकावटों और किनारों के गिर्द मुड़ जाती हैं। यानी जैसे ये वेव्स आ रही हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी ये वाली, जो ही यहाँ पे इनके रास्ते में रुकावटें पैदा हुई, जैसे हमने यहाँ पे रुकावटें रखी हुई थी ये वाली, तो क्या होगा कि इधर से भी वेव्स नहीं गुजर पाएंगी, इधर से भी नहीं, यहाँ से गुजरेंगी। जो ही गुजरेंगी ये इस तरह से दोबारा से गुलाई में आती जाएंगी और पूरे रास्ते में, पूरे ट्रैक में ये फैलना शुरू हो जाएंगी। ये बेंडिंग हम तब ज़्यादा गौर पे अच्छे से देख पाएंगे जब ये रास्ता थोड़ा छोटा होगा। अगर ये रास्ता थोड़ा बड़ा होगा बेंडिंग तो तब भी होगी, लेकिन फिर बहुत माइनर सी यहाँ पे किनारों पे होगी और हमें ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आएगी। तो बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एज और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। अच्छा बच्चों, अब बुक से याद क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आपने लॉन्ग में याद करना है। जब आपको रिफ्लेक्शन वाला लिखना पड़े तो ये इसकी डेफिनेशन नंबर 1, नंबर 2 इसकी एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के दरमियान में आप लोगों ने ये वाली डायग्राम इसकी एडजस्ट कर डालनी है नंबर 3। जब आप रिफ्रैक्शन के बारे में लिखना चाहें तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन के ये दो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। 2 के साथ ये रिलेटेड डायग्राम है और 3 के साथ रिलेटेड ये डायग्राम है। अगर डिफ्रैक्शन वाला लिखना हो तो उसमें भी आप सिंपल ये सबसे पहले उसकी डेफिनेशन और ये उसकी एक्सप्लेनेशन और ये इसकी डायग्राम्स। इसके बाद बेटा ये एक छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है, इसके रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब डीप से शैलोअर वाटर में आती हैं तो इनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल में क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम यकीनन लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज, तब्दील हो जाती है, किस तरफ को, मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई हैं। नंबर 2, आर द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल, क्या इंसिडेंस वाला एंगल और रिफ्लेक्शन बराबर हैं। दूर से दिख रहे हैं भाई, नहीं बराबर, रास्ता चेंज हो गया इनका। विच विल बी ग्रेटर, तो यकीनन जो हमारे पास डीप वाला था वो ग्रेटर नज़र आ रहा है शैलोर वाले की निस्बत। फिर ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसको हम देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में बताया क्या जा रहा है कि स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद द वाटर वेव, स्टूडेंट मेजर द वेवलेंथ 10, वेवलेंथ कितनी 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर। By using stopwatch and observe the oscillation of floating ball, the student measure frequency 2 Hz. Frequency कितनी हो गई 2 Hz. If the student starts a wave in one part of tank of water, how long it take to reach to the opposite side of a 2 meter long? यानी यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि अगर आपके पास 2 मीटर लॉन्ग टैंक है, यहाँ पे वेव प्रोड्यूस हुई, यहाँ तक आते आते ये कुल फासला जो है कितना है 2 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो यहाँ से इस पॉइंट ए से बी तक आने में उन्हें वक़्त कितना लगेगा। तो हमारे पास एक फार्मूला है v = f लैम्डा, दूसरा है b बराबर है d/t।
अगर ये भी v के बराबर हो, ये भी v के बराबर हो, तो इसका मतलब हुआ ये आपस में भी बराबर हैं। तो एफ लैम्डा इज इक्वल टू डी ओवर टी। कीमतें हमने पुट की एफ लैम्डा डी की, इनको मल्टीप्लाई किया और ये टी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा और डिवाइड होगा, तो आंसर विल बी 10 सेकेंड्स। तो आज बेटा आपके पास के पेज नंबर 13, 14 हैं, 2 ही पेज याद करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से काम कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।